नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर बिहार में फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो चुका है। सेकंड फेज के लिए चुनाव प्रचार जो है वो अपने अंतिम दौर में है, आज थम जाएगा। सर एक बड़ी खबर सामने आई है। सीसीटीवी जो है वो बंद हो जा रहे हैं। बाकायदा उसकी वीडियो हो रही है, वीडियो आ रही है बंद हुए सीसीटीवी कैमरों की, और वैन भी आती जाती दिखाई देने लगी। तो क्या मान लिया जाए कि जो बम्पर वोटिंग हुई है उसकी काट शुरू हो गई है, उसके लिए उसके बाद जो कुछ भी किया जा सकता है उसकी शुरुआत हो गई है? अमित शाह साहब डेरा डाले हुए हैं बिहार के अंदर। जय संविधान। देखिए रामप्रकाश जी, पहली बात तो ये देखिए कि जो बताया गया था कि कितने परसेंट वोट पड़ा, करीब 66.25% वोट पड़ने की बात स्वीकार की थी और सारे टेलीविजन उसको बता रहे थे। अब वो बढ़ के 69 पॉइंट समथिंग हो गया है। भाई देखिए, जब बैलेट पेपर का जमाना था, जब फॉर्म 16 जमा हो जाता है और लोग उसके अंदर बकायदा सर्टिफाई कर देते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको जमा कर देता है, और आज तो इंटरनेट का जमाना है, सारा डाटा ट्रांसफर हो जाता है, सम अप करने में 5 मिनट का टाइम लगता है। तो ये 2.5% के वोट का डिफरेंस कैसे हुआ, नंबर एक। और लोग ये आशा व्यक्त कर रहे थे कि चुनाव आयोग 2.5-3% की हेराफेरी तो इसमें कर देगा, वो कर दी उसने। पहली बात। दूसरी बात ये बताइए कि जब चुनाव 6 तारीख को संपन्न हो गया और सारे के सारे ईवीएम जो है 6 तारीख की रात तक या सुबह तक, 7 तारीख की सुबह तक स्ट्रांग रूम से पहुंच गए, उसके बाद 8 तारीख के रात को अगर ये वैन अंदर जाती है और उसी समय सीसीटीवी जो है बंद हो जाता है। भाई मेरे घर में भी सीसीटीवी लगा हुआ है, आज तक तो मैंने बंद होते उसको देखा नहीं। भाई वाईफाई चल रहा है, वो अपना इन्वर्टर चल रहा है, अगर लाइट चली गई तो इन्वर्टर से चालू हो जाता है, मैं जब का चाहे सीसीटीवी देख सकता हूं। लेकिन अगर सरकारी विभाग के अंदर यह परिस्थिति है कि आपका सीसीटीवी बंद हो जाए और उसी समय एक वैन निकले बाहर, तो वैन किस चीज के लिए अंदर गई थी और किस चीज के लिए बाहर आई, क्या इसके क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है? जो 3% वोट बढ़े, वो वोट क्यों बढ़े? अच्छा देखिए, सबसे बड़ा इंडिकेटर आज के तारीख में जो दिख रहा है कि ये, भाई देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक हैं वो कहेंगे कि पहले फेज के अंदर एनडीए जीत रहा है, जो महागठबंधन के लोग हैं वो कहेंगे कि महागठबंधन जीत रहा है। मानी बात है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने के लिए, सेकेंड फेज वालों को मैसेज देने के लिए। लेकिन एक ऐसी घटना घटी है जिसको इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है। वो घटना ये घटी है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे थे कि यहाँ पे नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव जरूर लड़ा जा रहा है, लेकिन चुनाव के बाद बैठ के विधानसभा के सदस्य ये डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बने। जबकि रणनीतिक भूल थी अमित शाह की, लेकिन शायद अमित शाह को यह लगता था कि चुनाव आयोग के सहयोग से 101 सीटें वो लड़ रहे हैं, 29 सीटें चिराग पासवान लड़ रहे हैं, 6 सीटें जीतन राम मांझी लड़ रहे हैं, 6 उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं, तो वो 120 125 नहीं, कम से कम 110 तो जीत ही लेंगे चुनाव आयोग के सहयोग से, और उसके बाद जेडीयू को तोड़ के अपनी सरकार बना लेंगे और नीतीश कुमार को बाहर कर देंगे। लेकिन जैसे ही पहला फेज का इलेक्शन खत्म होता है, वैसे ही सेकंड फेज के पहले राजनाथ सिंह भी स्टेटमेंट दे देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में भी नीतीश कुमार की फोटो लग जाती है। इसका मतलब उनको समझ में आ गया कि नीतीश कुमार को इग्नोर करने की वजह से पहले फेज के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की महागठबंधन के किसी पार्टी से टक्कर हो गए महागठबंधन की तरफ, और जहां पे जेडीयू वर्सेस महागठबंधन था, वहां लड़ाई जो है वो फेयर हुई, या फेयर क्या हुई, 3-4% की हेरफेर जो भी हुई होगी हुई होगी। तो इसका मतलब ये बीजेपी को समझ में आ गया कि इस समय वो नंबर 3 की पार्टी बनने वाली है पहले फेज में। पहले नंबर पे जेडीयू रहे, आरजेडी रहे, वो डिसाइड हो जाएगा। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे फिर बीजेपी को आना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी पहले फेज के बाद, जेडीयू की भी होगी, आरजेडी भी की होगी, और जिसको सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है वो बीजेपी है। तो बीजेपी ने सेकंड फेज में नुकसान ना हो, इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट कर दिया कि कम से कम जो नीतीश कुमार का वोटर है वो छिटके नहीं, वो कंसोलिडेटेड रहे। फिर भूरा बाल साफ करो का जो गिरिराज सिंह ने बात कह दी, मतलब वो ये समझ रहे हैं कि हमारा वोट कहीं छिटक ना जाए, क्योंकि इस बार ये बहुत ज्यादा संभावना जताई जा रही है कि जो समर्ण वोट है, जो बीजेपी का पक्का वोट है, वो भी इस बार छिटक रहा है। राजपूत और भूमिहार भी जो है वो महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जो युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग इस बार, क्योंकि उसमें लड़कियां हो या लड़के,
जो पहली बार वोट देने आए हैं उनके लिए 20, 25, 30 साल पहले की बात नहीं, क्या था क्या नहीं था, उनको तो चाहिए नौकरी, उनको चाहिए इंडस्ट्री। और जिस प्रकार का इंडस्ट्रियल प्लान महागठबंधन ने दिखाया है कि हमारा पहले प्लान में जब श्री बाबू थे, वहां चीफ मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कैसे वहां पे रिफाइनरी लगाई गई, कैसे वहां स्टील अथॉरिटी की यूनिट्स लगाई गई। अगर उस तरह की 50 यूनिट्स लग जाएंगी तो रोजगार की समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो एस्पिरेशन बच्चे, जो जेंजी वाले बच्चे हैं, उनमें ये रुझान आया। फिर जेडीयू के वोटर्स ने क्रॉस वोटिंग की, बीजेपी को डेजर्ट किया जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। ये सारी चीजों से हाथ पैर फूल गए भारतीय जनता पार्टी के, और सेकंड फेज के पहले उसने अपनी रणनीति बदल ली। सर एक वीडियो आई है अभी सोशल मीडिया पर, वायरल तस्वीर है ये, और मैं चाहता हूं जरा दिखाया जाए, वो वीडियो दिखाइए जरा। ये जो वीडियो है सर, वो बताया जा रहा है समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र का है। ये जो वीवीपैट से पर्चियां निकलती हैं, वो पर्चियां फेंकी हुई हैं इतनी बड़ी संख्या में। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि बिल्कुल साफ सुथरा, क्या बेहतरीन चुनाव चल रहा है। आपको याद होगा अभी ज्ञानेश गुप्ता कानपुर में गए थे तो कैसे अपनी वाहवाही कर रहे थे कि एसआईआर पर बिहार जो है वो फख्र करेगा, गर्व करेगा। इसी पे गर्व करेगा क्या बिहार? नहीं नहीं, देखिए वो तो सारी चीजें, ये तो सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि बिहार के अंदर, जैसे हरियाणा के अंदर आपने देखा जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जो राय विधानसभा है जिसका उन्होंने संदर्भ भी लिया, जहां पे ब्राजीलियन मॉडल के 22 वोट थे, तो वहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक कॉरेस्पॉन्डेंट से इंटरव्यू देते समय स्पष्ट रूप से बताया, और उसी वहां पोलिंग बूथ पे वो खड़ा हुआ था जिसके अंदर ये हेराफेरी हुई थी। पहले उसने कहा कि एक ही गांव के अंदर एक ही औरत और उसका एक ही पति होने की कोई संभावना नहीं है, ना ऐसा कुछ है। फिर दूसरी बात जो मैंने भी उठाई थी कि भाई अगर मान लीजिए मेरी फोटो लगी हो वोटर लिस्ट में, तो राम प्रकाश जी आप कैसे जाके वोट दे पाएंगे? मेरे बाल सफेद हैं, आपके बाल काले हैं, अब कैसे आप वोट दे देंगे? आपका अगर फोटो लगा तो मैं, भाई हम तो जब भी वोट देने जाते हैं, जो चुनाव अधिकारी हैं ऊपर उठा के देखते हैं फोटो, कहते हैं साहब ये तो बड़ा डिफरेंट। मैंने कहा यार 15 साल पुरानी फोटो है और मैं बुढ़ा हो गया हूं, तो लेकिन मिलान कर लो भैया, आदमी वही हूं, कहो तो सारे अपने अंगूठा भी लगा देता हूं, अंगूठे का भी मिलान कर लो। लेकिन अगर एक ब्राजीलियन मॉडल के वोट पड़ सकते हैं, और जिस प्रकार से आपने देखा कि हरियाणा से ट्रेनें भर भर के जा रही, राकेश सिन्हा जैसा आदमी जो प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप नौकरी करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी करने के लिए आपको दिल्ली में रहना पड़ेगा, ये तो कर नहीं सकते सुबह की फ्लाइट से आए, दिन में क्लासेस दी और शाम की फ्लाइट से बेगूसराय वापस चले गए, वो तो संभव नहीं है। फिर आपने दिल्ली के अंदर वोट डाला, आप कह रहे हैं मैं बेगूसराय शिफ्ट हो गया हूं, तो बेगूसराय शिफ्ट हो गए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की नौकरी से रिजाइन करो, नौकरी छोड़ो, तो नौकरी भी करेंगे, तो ये भी हुआ है। फिर जो यूपी का सरपंच है वो हरियाणा के अंदर वोट कैसे दे सकता है? उसने तो अपना रेजिडेंस शिफ्ट नहीं किया, कि वो तो सरपंच है, वो तो वहां पे तनख्वाहें उठा रहा है, वो तो भत्ते उठा रहा है, सारी फैसिलिटी सरकार की ले रहा है। तो बीजेपी, अच्छा इस तरह फिर इसका मतलब ये है कि एक एक वोट की मारामारी उनको लग रही है, उनको लग रहा है कि अगर 150 वोट भी हमने हेराफेरी से डलवा दिए, और अभी फिर क्या होगा? जैसे हरियाणा का पर्दाफाश किया, जैसे महाराष्ट्र का पर्दाफाश किया, जैसे कर्नाटका का पर्दाफाश किया, एक साल फिर राहुल गांधी को लगेगा, एक साल के बाद फिर वो इतने गड्ढा लेके आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे। अब जैसे पलवल की एक फोटो आई, जिस मकान के अंदर 501 वोट रजिस्टर्ड हैं, वो मकान के अंदर मकान मालिक ने कहा हमारे यहाँ तो 7 वोटर हैं, 501 कैसे आ गए हमको पता ही नहीं। लेकिन चुनाव आयोग क्योंकि सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो भागीदार है और क्योंकि उसकी पुरानी कलई खुल रही है, तो उसके पास तो आज एक ही विकल्प है कि बिहार के अंदर बेईमानी करा के किसी भी तरह से एनडीए को जिता दिया जाए, जिससे उसकी जान बचे, जिससे उसकी नौकरी बचे। आपने पटना के अंदर देखा कि दानापुर की गंगा के किनारे उधर भी हजारों लोग खड़े हैं, इधर भी हजारों लोग खड़े हैं। सरकारी नामों को केवल चलने दिया गया, प्राइवेट नामों को बंद कर दिया गया, बल्कि होना ये चाहिए प्राइवेट नौकरों को फैसिलिटेट करो, सरकार उसका पैसा दे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दें। क्योंकि अगर आपको वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है और असली लोगों को वोट नहीं देना है और फर्जी वोटिंग करानी है, तो सीसीटीवी फुटेज भी आपको बंद करनी पड़ेगी, आपकी वैन भी अंदर बाहर जाएगी, एक एक नाम से एक एक मकान के अंदर 500 वोट भी होंगे, और जिनके फर्जी जो वोटर्स होंगे उनके मकान के सामने 0 लिख दिया जाएगा, जिससे जब पूछा जाए कि साहब हम तो उस गांव में गए थे वो आदमी मिला नहीं, कह देंगे वो तो 0 वोटर था, वो तो घुमंतू कौम का आदमी था, इस गांव में था, कहीं और चला गया होगा। तो सारी व्यवस्था इन्होंने बेईमानी करने की चुनाव आयोग ने और भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है।
तो सर अब जब 3% वोट सीधे सीधे बढ़ गए तब तो फिर खेल हो गया इसका मतलब। नहीं देखिए रामप्रकाश जी, पहले भी मैं कह चुका हूं, देखिए अगर 10% तक की बेईमानी हुई तब तो महागठबंधन जीतेगा, लेकिन अगर 10% से ज्यादा की हेराफेरी हो गई तो महागठबंधन नहीं जीतेगा, फिर एनडीए जीतेगा। 3% की हेराफेरी ये हो गई, 3% की हेराफेरी हो गई होगी, जो वोटर लिस्ट में इन्होंने गड़बड़ सड़बड़ किया, वोटिंग स्लो कराई, जहां भी यादव मुसलमान थे वहां पे वोटिंग स्लो कराई, दलित थे वोटिंग स्लो कराई, सवर्ण पोलिंग बूथ पे अपनी वोटिंग को फास्ट किया गया, लोगों की नामें रोकी गई। ये सब करने से इन्होंने 6-7% की हेराफेरी तो सामने दिख रही है। लेकिन जो बिहार की जनता का उत्साह है, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया, तो ये अब उनको लग रहा है कि 6-7% हेरा फेरी से काम चल नहीं रहा है। और जिस प्रकार से विजय कुमार सिन्हा ने, जब उनकी कार पे गोबर फेंका गया और उन्होंने वहां पे महागठबंधन के एमएलसी से उनका वाद विवाद हुआ, उन्होंने कहा ये शराब पिए हुए एमएलसी, और जब उनका टेस्ट किया गया तो पता चला अल्कोहल लिया नहीं था उसने, तो वो तो मानहानि का दावा भी कर सकता है। और ये भी उन्होंने कहा उसी जगह पे जो वीडियो में प्रचारित हो रहा है, यादवों की छाती पे बुलडोजर चलवाऊंगा 14 नवंबर को। भैया यादवों की छाती पे क्यों चलाओगे? भगवान कृष्ण की संतानों पे क्यों चलवाओगे? भारतवासियों पे क्यों चलवाओगे? क्या जीने का अधिकार केवल भूमिहारों का है? क्योंकि विजय कुमार सिन्हा भूमिहार है, आपको नहीं कह रहा हूं, विजय कुमार सिन्हा को कह रहा हूं। यादवों को जीने का अधिकार नहीं है? भाई यादव भी हमारे भगवान कृष्ण की संतान है। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जेडीयू के, वो कहते थे यादव मुसलमानों के काम नहीं करूंगा, वोट नहीं देते। अबे वोट देते हो न देते हो, तुम्हें काम तो करना पड़ेगा, तुम्हारा संवैधानिक कर्तव्य है। तुम्हें वोट न देने वालों का काम नहीं करोगे तो 25% लोगों का काम करोगे क्या? तो ये देखिए इस प्रकार की चीज। फिर वो एक मोदी जी ने एक भाषण दे मारा है, वो भी आपको वीडियो मिली होगी। वो पता नहीं कौन सा गाना सुना रहे हैं कि आरजेडी वाले गाना चला रहे हैं कि साहब मारा सिक्सर और छाती पे 6 गोलियां। अरे यार वो गाना जो है पवन सिंह ने गाया है, और पवन सिंह स्टार कैंपेनर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनके बड़े प्रबल नेता हैं। तो अपने ही नेता के गाने को कोट करके आरजेडी के नाम पे चिपका रहे हैं मोदी जी। तो इस समय तो जो देखिए ये बात तो सही है कि पहले चरण का तो मामला बिल्कुल साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनने वाली है। जेडीयू आरजेडी उनके साथ रहेंगी और नीतीश कुमार को कैरी करना और उनको आगे बढ़ाना उनकी मजबूरी है। तो सर अब ये बताइए आखिर मोदी जी क्या करें जब एक तरफ महागठबंधन खड़ा है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, ये सारे लोग लगे हुए हैं, वो एक के बाद एक जनता की बात कर रहे हैं, उनको बिहार के लिए क्या करेंगे सरकार में आने के बाद ये बता रहे हैं। मोदी जी क्या बताएं, 11 साल से केंद्र की सत्ता में है, बिहार के लिए कुछ कर नहीं पाए, तो क्या बताएं। 20 साल से नीतीश के साथ वहां सरकार चल रही है, वहां कुछ हुआ नहीं, तो क्या बताएं। अब मोदी जी अगर ये कट्टा सट्टा पट्टा की बात ना करें, दुनाली की बात ना करें, सिक्सर गाना गाएं। भाई राहुल गांधी ने कहा था ना कि आप वोट के लिए इनसे बस कह दीजिए नाचना है तो नाच के भी दिखा देंगे। भाई गाना तो गा ही दिया ना, आज नाचना बाकी रह गया, नाच देंगे। अब ये सारे लोग तो थे ही, अभी बीच में एक आर.के. सिन्हा आ गए हैं, वो अलग ही एक बवाल काट दिए हैं। क्या करें मोदी जी, कोई विकल्प छोड़ा है लोगों ने उनके सामने? नहीं नहीं, विकल्प तो है, विकल्प में क्या परेशानी है? डोनाल्ड ट्रंप क्या चले जाएं? अब डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज हैं, वो भी कहीं छेद छाद देंगे, वो भी परेशान है। वहां भी वो जो उनका एक न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है, उनका धुर विरोधी। तो जैसे हमारे मोदी जी परेशान है, वैसे ही मोदी जी के खास मित्र डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान है। उन्होंने पूरी जान लगा दी थी, उन्होंने कहा न्यूयॉर्क को मैं एड देना बंद कर दूंगा जिससे वो मदनानी जो है हार जाए। अच्छा मदनानी भी उसी प्रकार का नेता है। अच्छा मदनानी ने भी मजाक उड़ा लिया, मोदी जी का भी मजाक उड़ा लिया, डोनाल्ड ट्रंप का भी मजाक उड़ा लिया। पहले एड्रेस में उसने 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो इंडिपेंडेंस के समय भाषण दिया था उसका उल्लेख कर दिया। अच्छा ओरिजिनली वो गुजरात का रहने वाला है, कच्छ इलाके का रहने वाला है, तो उसने भी मस्ती ले ली। तो देखिए आज के तारीख में मुश्किल क्या हो गई है, इन्होंने नीतीश कुमार को कचोड़ तो दिया था, और नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं उनके पेट में दांत है, तो उन्होंने संजय झा की भी बिल्कुल खाट खड़ी कर दी, उधर लल्लन सिंह की भी खड़ी कर दी, और इधर उन्होंने अपना काम भी कर दिया। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि आज के तारीख में अगर सबसे ज्यादा बुरी हालत किसी की है तो चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी की। खैर सर एक चीज और है, जो जिस तरीके से हम वोट की बात कर रहे हैं, वोट परसेंटेज की बात कर रहे हैं,
अमित शाह का जो बयान आया कि अमित शाह ने जो बयान दिया कि भाई बिहार में जमीन नहीं है, उद्योग नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का वो 26 सेकंड वाला एक संकल्प पत्र आया था, उसमें जिसमें सारे लोग 26 सेकंड बाद स्टेज छोड़ करके भाग गए थे। अब क्यों भाग गए थे अभी नहीं पता है, लेकिन उसमें भी इंडस्ट्री की बात हुई है। मोदी जी अडानी साहब को जमीन दिलवा देते हैं 1 रुपए में, और बाकी लोगों के लिए ये सारी चीजें हैं नहीं। तो ये जो इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, इतना ज्यादा विरोधाभास जो दिखाई दे रहा है सारे वादों में, संकल्प पत्र में और फिर नारे में, भाषण में, इससे जनता कैसे जुड़ेगी? उनके लिए क्या कंफ्यूजिंग नहीं होगा ये, जब हम लोग के लिए इतना कंफ्यूजिंग होता है कि पहले देखना पड़ता है कि मोदी जी ने क्या बोला है, फिर संकल्प पत्र में क्या लिखा है, फिर अमित शाह आके वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद वो जो 2 चंटू बंटू पाल रखे हैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, वो आके क्या बोल देते हैं। तो जब हम लोग के लिए इतना कंफ्यूजिंग है, तो बिहार की जनता इससे कंफ्यूज नहीं हो रही होगी? नहीं देखिए राम प्रकाश जी, इनके लिए ये सारे भाषण, ये सारी चीजें कोई मतलब नहीं रखती। उनको पता है कि हम 10-12% की हेराफेरी कराएंगे, और 10-12% की हेराफेरी उन इलाकों में कराएंगे जहां क्लोज फाइट है। भाई कुछ सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, उसको पता है, लीड 50-60 हजार की होती है। कुछ सीटें आरजेडी कांग्रेस जीत जाएगी, 50-60 हजार की लीड होगी। जो 70-80 सीटें हैं जहां पे मार्जिनल 2-3 हजार रुपए वोट की डिफरेंस होता है, वहां अगर 25 हजार की वोट की हेराफेरी कर दी, जैसे इन्होंने एमपी में किया, राजस्थान में किया, हरियाणा में किया, हुड्डा जी यहाँ थोड़ी ये गड़बड़ करेंगे, 50 हजार की कर लेंगे तो भी वो 20 हजार से जीत जाते। तो इसलिए इनको जनता की अभी किसी चीजों से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, खेसारी लाल यादव की एक अभी आप देख रहे थे, मैं उनका रोड शो देख रहा था, राम प्रकाश जी आपको मौका मिले तो वो देख लीजिएगा। 2 किलोमीटर की रोड शो था, हजारों लाखों लोग खेसारी लाल यादव के पीछे थे, और खेसारी लाल यादव का एक इंटरव्यू लिया किसी गोदी पत्रकार ने, फिर उसको वायरल कर दिया। खेसारी लाल यादव से जब पूछा गया कि मंदिर का विरोध आप क्यों करते हैं, उसने कहा हम मंदिर का विरोध नहीं करते, हम राम मंदिर का समर्थन करते हैं, लेकिन मंदिर के साथ साथ इंडस्ट्री भी जरूरी है। तो क्या गलत कहा? फिर उसे राम विरोधी कहने लगे कि मंदिर चाहते हैं, ये मंदिर नहीं चाहते इंडस्ट्री। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू 54 में कह दिया था। अच्छा मान लीजिए 1000 एकड़ जमीन आपने अडानी को दी है, राम प्रकाश जी जरा गंभीरता से सोचिएगा, उसमें कहिए इसमें 5 एकड़ में आपको एक भव्य राम मंदिर बनाना है। हमने आपको 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन नहीं है, 200 करोड़ में भव्य मंदिर बनाना है, आसपास के लाखों लोग इस मंदिर में अरे यार जहां इंडस्ट्री होगी अपने आप ही लोग कहेंगे भगवान राम की कृपा से हुई है, तो भगवान के प्रति आस्था भी बढ़ेगी और इंडस्ट्री में लोगों को नौकरी भी मिलेगी। लेकिन केवल अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर मंदिर ही बनाओगे और इंडस्ट्री नहीं लगाओगे, और इंडस्ट्री गुजरात में और महाराष्ट्र में और बाकी जगह लगाओगे, तो उत्तर प्रदेश बिहार के बच्चे जो है वो फिर श्रमिक बन के ही तो ट्रेन में जानवरों की तरह ठूट ठूट के जाएंगे। तो खेसारी लाल यादव ने जो कहा, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इंडस्ट्री लगाइए, उसमें 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कीजिए, और 250 करोड़ का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च भी बनवा दीजिए। जो जिस फेथ का है जाए अपना करे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी एक लाइब्रेरी बनवा दीजिए, पेरियार की भी बनवा दीजिए, लेकिन धर्म को इंडस्ट्रियलाइजेशन और बच्चों के भविष्य के सामने खड़ा मत कीजिए। नहीं, सावरकर की भी बनवा लें, क्या ही दिक्कत है? अगर नौकरियां दे रहे हैं यार, कमाल है यार आप राम प्रकाश जी। अरे सर, नहीं, पंडित चंद्रशेखर आजाद की नहीं, ये मैं सहमत नहीं हूँ। पंडित चंद्रशेखर आजाद की बनाइए, भगत सिंह की बनाइए, अशफाकुल्ला खां की बनवाइए, राजगुरु की बनवाइए, सुखदेव की बनवाइए, सावरकर की बनाने का मैं समर्थन नहीं करूंगा। तो मंदिर मानेंगे नहीं ना सर। सर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इन सबों के इन सारे लोगों के मंदिर को तो ये मंदिर मानेंगे नहीं ना मोदी जी और अमित शाह। मंदिर तो वो भी नहीं चाहेंगे। देखिए पंडित चंद्रशेखर आजाद भी नहीं चाहेंगे उनका मंदिर बने, मंदिर नहीं बनाइए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक लाइब्रेरी बनाइए, उसके अंदर उनके बारे में बताइए, जनता को पता चले कि सावरकर जो थे वो माफी वीर थे, और पंडित चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस ये वीर थे। तो वीर जो, अगर वीरता का मैं किसी को मापदंड मानता हूं तो पंडित चंद्रशेखर आजाद को मानता हूं, मैं रामप्रसाद बिस्मिल को मानता हूं, मैं सुखदेव को मानता हूं, मैं भगत सिंह को मानता हूं, अशफाकुल्ला खां को मानता हूं। मैं तो सावरकर को नहीं मानता वीर। अब वीर नाम रख लो तो मैं क्या करूं इसका? नहीं, मैं तो सर महाराष्ट्र की हाईकोर्ट में जहां राहुल गांधी सावरकर की वीरता के तमाम सबूत रखने की इजाजत मांग रहे हैं, कोर्ट उनको इजाजत नहीं दे रही है। मैं मतलब इस मामले में कोर्ट को जो है मुझे लगता है कि इजाजत दे देनी चाहिए कि आप रखिए सारे सबूत। भाई जब एक आदमी आपकी वीरता के नहीं, एक मिनट, इसमें सबूत की क्या बात है?
मेरी निगाह में मेरी माँ सबसे खूबसूरत औरत थी। हम्म। अब कोई कहे कि नहीं आपकी माँ कैसे खूबसूरत थी, 5 फुट 2 इंच की थी, काली थी, उसका बिल्कुल कमर झुकी हुई थी और बिल्कुल सुंदर नहीं थी। अरे तुम्हारी आंखों से नहीं सुंदर थी, मेरी आंखों से सुंदर थी। तो मुझे पंडित चंद्रशेखर आजाद वीर लगते हैं, तुम्हें सावरकर लगते हैं। तुम्हारी भावना है, मेरी भावना मेरी है। मेरे हिसाब से सावरकर वीर नहीं था, मेरे हिसाब से गोडसे जो था हत्यारा था और महात्मा गांधी वीर थे। तो अपनी अपनी भावना, इसमें कोर्ट में क्या प्रूव होगा भाई? मेरी भावना को चेंज कर दोगे क्या? अगर मेरे हिसाब से वीर सावरकर नहीं थे, माफी वीर थे और पेंशन लेते थे, ये मेरी भावना है ना। मेरी भावना पे कोर्ट कैसे निर्णय ले लेगा? अब सर जरा एक चीज और समझ लें। आरके सिन्हा का मैंने जिक्र किया, आरके सिन्हा साहब का जिक्र आ गया, अडानी का जिक्र आ गया, आरके सिंह। हाँ, तो ये अडानी साहब का भी जिक्र आ गया। अब जब दोनों लोगों का जिक्र आ ही गया है, जब दोनों लोगों की बात हो ही गई है और ये तय हो गया है कि इतने बड़े बड़े घोटाले घपले हो रहे हैं, ऐसे में एक जो जमीन का आरोप तेजस्वी यादव लालू परिवार पर मोदी जी लगा रहे थे, जनता अब क्या समझेगी उससे? नहीं नहीं, जनता के समझने की चिंता कहां है भारतीय जनता पार्टी को, जब चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी उनके साथ बैठे हुए। भाई जब वोटों की चोरी ही करके आपको चुनाव जीतना है, आरके सिंह को भी बंद कर देंगे 2-4 दिन के अंदर, इलेक्शन खत्म होने दीजिए, उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। अभी कल एक रसकोद्घाटन हुआ है कि अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने 1800 करोड़ की जमीन का घपला किया है। अच्छा, उसमें जितने चकबंदी अधिकारी थे और जितने रजिस्ट्रार थे उन सबको तो एफआईआर हो गई है, अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पे नहीं हुई है। अरे यार, तो इनकी सरकार है, जिसको चाहेंगे अरेस्ट कर लेंगे, जिसको चाहेंगे छोड़ देंगे। आरके सिंह को भी देखिएगा, उनकी जीप पलट देंगे या उनको अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन वो भी ठाकुर आदमी है, राजपूत आदमी है, वो भी अपना लगा हुआ है, जबकि सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वही रूडी साहब के साथ है, तो रूडी साहब भी राजपूत हैं और आरके सिंह भी राजपूत हैं। तो अच्छा, आईएएस अधिकारी भी हैं आरके सिंह, होम सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने अरेस्ट भी किया था एल.के. अडवाणी को, इसके बावजूद वो मिनिस्टर भी थे। उन्होंने 60-70 हजार के हेरा फेरी का आरोप भी लगा दिया है। लेकिन गोदी मीडिया तो लग जाता है ना, कोई कोई एक स्टेटमेंट किसी कांग्रेस के छोटे नेता का हिंदू मुसलमान का मिल जाए, सारे गोदी मीडिया उसको चलाने लगते हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए। जहां जहां आरके सिंह के, माफ करिएगा मैंने पहले आरके सिन्हा बोल दिया था, जहां जहां आरके सिंह का इंटरव्यू लगाया गया था, अब तो खबर ये आ रही है कि उन सब जगह से इंटरव्यू हटवाया जा रहा है, तमाम चैनल्स जो है उनका इंटरव्यू हटा रहे हैं। तो इससे क्या कुछ अंतर पड़ेगा या लोगों तक बात पहुंच चुकी है? नहीं नहीं, बात पहुंच भी जाएगी तो क्या अंतर पड़ता है भाई? एक मकान के अंदर 501 वोट हो सकते हैं, जब ब्राजीलियन मॉडल का 22 वोट हो सकते हैं, जब वोटिंग खत्म होने के बाद चुनाव आयोग द्वारा बताने पे कि 66.25% वोट पड़े और 69% हो सकते हैं, तो जनता की परवाह किसको है? आज मेरे पास उड़ीसा के कुछ लोग आए, वो बता रहे हैं साहब उड़ीसा के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जीना दूभर हो गया है। हो क्या गया है, गांवों के अंदर ना जमीन आप अपनी खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। वो कह रहे हैं हर गांव वाले भाई इतने इतने फोटोकॉपी पड़े हुए हैं, कोई काम कराने जाओ, कोई काम करने को सरकारी अधिकारी काम नहीं है, तैयार नहीं है। ये फोटोकॉपी लाओ, वो फोटोकॉपी लाओ, फलाने फोटो, तो आधी तनख्वाह तो उनकी फोटोकॉपी कराने में जा रही है। जमीन बेच नहीं पा रहे हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं। तो जिनको बेटियों की शादी करनी है, सोचते हैं यार चलो थोड़ी जमीन बेच देंगे, एक बेटी की शादी हो जाएगी, अब बेच भी नहीं पा रहे हैं। तो ये जहां, लेकिन जहां जहां दिल्ली के अंदर इन्होंने दिल्ली वालों का नरक कर दिया जीवन, गंदगी, पानी, व्यवस्था, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से जीत रहे हैं। तो अगर चुनाव, फिर उसके बाद क्या कहेंगे लोग 14 नवंबर के बाद? अरे यार देखिए, जीत तो हम गए, इसका माने हम जो चाहे करें, हम तो बड़े बड़े झुग्गियों का। अब मेरे घर के बाहर एक मॉल है, वो मॉल जब हम लोग जाया करते थे सैटरडे संडे को, हम खाना खाने चले जाते हैं, वहां कम से कम 500 सुंदर स्टॉल लगा रखे थे यंग लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने। कोई चाट बनाता था, कोई डोसा बनाता था, कोई इडली बनाता था, कोई मोमो बनाता था। आज हम गए, सारे स्टॉल उनके उठा के फेंक दिए इन्होंने, क्योंकि उनको गंदगी लगती है। वो अब वो 50 लोग का मतलब 200 लोगों को नौकरी मिली थी। जो मेहनत कश लोग थे वो 100 रुपए में थाली खा लेते थे वहां पे। अब वो 100 रुपए की थाली नहीं मिलेगी तो हल्दीराम में जाके 400 रुपए की थाली थोड़ी खा लेंगे, उतनी तो उनकी तनख्वाह नहीं है। देखिए, गरीब गरीब इनको सहन नहीं होते, इनको चाहिए वो मर्सिडीज और बड़ी बड़ी ऑडी में आते हुए लोग, बियर पिए हुए, जहां पगडंडी के ऊपर चढ़ा दें, चमकती हुई सड़कें, बड़े बड़े ब्रिजेस और मेट्रो। इनको गरीबों के शरीर से बदबू आती है। सर अब तो एक एक वोटर टर्नआउट पर भी आखिरी में जरा मैं आपसे समझ लूं, क्योंकि वो
जो वोटर टर्नआउट की बात हो रही है, महागठबंधन और एनडीए तो जो कह रहे थे वो कह ही रहे थे। प्रशांत किशोर उन्होंने भी कह दिया है कि ये रिजीम चेंज के लिए ये वोटिंग परसेंटेज आ रहा है। तो अब तो प्रशांत किशोर भी मान रहे हैं बदलाव की बात। नहीं नहीं, देखिए इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ये जो जनता का उत्साह है वो पूरी तरह से इनको हटाने का है, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार प्रेजेंटेबल थे, उनको सामने रखा गया था, नीतीश कुमार के प्रति लोगों के दिमाग में थोड़ी बहुत सहानुभूति है। और क्योंकि वो ओबीसी जात से आते हैं, तो आप जानते हैं बिहार के अंदर ओबीसी फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है, अगला पिछड़ा होता है। लेकिन जब से उनको नेग्लेक्ट किया, तो और ये दिखा कि भाई ये तो किसी सम्राट चौधरी जो 9वीं फेल है उसको। अच्छा, एक और खबर आपने सुनी होगी, अब पता नहीं सोशल मीडिया में चल रही है, सच है कि गलत आई डोंट नो, कि हेलीकॉप्टर से सम्राट चौधरी उतरे, उनको किसी ने खबर दी कि साहब वो विजय कुमार सिन्हा तो चुनाव हार रहे हैं, बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं, तो इतने खुश हो गए कि चौपट होकर गिर गए। अब ये सोशल मीडिया में चल रही है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। और फिर ये भी बता दिया, इतना ज्यादा अतिरेक में आ गए कि उनको दिल्ली के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है, उसमें ट्रॉमा विभाग में, वो ट्रॉमा में है। तो देखिए वास्तविकता ये है कि अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ है, 10% से कम की हेराफेरी हुई है, तो महागठबंधन को 200 सीटें मिलेगी। एक तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता से, ये जो सीसीटीवी बंद होकर के खेल कर रहे हैं, इससे क्या करेंगे? वोटिंग कितना भी वही पड़ा मैं हो, कह रहा अब हूं, उनके पास रामप्रकाश जी, ऑप्शन है। अगर 10% तक की हेराफेरी, 10% की तो करेंगे ये, अगर उससे ज्यादा कर ली तो महागठबंधन हार सकता है। मैंने तो एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता से, जो विधायक भी थे दिल्ली से, उनसे शर्त लगा ली है सिर्फ कितना चांसेस है कि ये जो सीसीटीवी बंद किया गया, इसके बाद वहां नई ईवीएम मशीनें प्लांट कर दी गई हो, बदल दी गई हो, पुरानी हटा दी गई हो, इस टाइप का? नहीं, देखिए एक समस्या और इन्होंने क्रिएट कर ली। देखिए वहां का जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, केंद्र सरकार जरूर मोदी जी और अमित शाह जी की है, लेकिन वहां पे नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं। तो जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं गुजरात से भेजे गए के अलावा, जो बिहार के सिविल सर्वेंट्स हैं, वो नीतीश कुमार के डिक्टेट पे काम करते हैं। तो नीतीश कुमार को इसीलिए प्रोजेक्ट किया है कि अगली फेज में जो हम हेरा फेरी करें तो आपके अधिकारी सहयोग करें हमारे साथ, क्योंकि ये मुझे खबर मिली है कि 80% सिविल सर्वेंट्स ने, बिहार के डीसीज ने इन बेईमानियों में कोऑपरेट करने से मना कर दिया है, इसीलिए इनको नीतीश कुमार को आगे करना पड़ा है। जी चलिए, अब उम्मीद की जाए कि कम से कम ये हेरा फेरी जो है वो ना हो पाए, जिससे बिहार की जनता बचे। ये उम्मीद आप मत कीजिए, हेरा फेरी तो होगी, 10% से ज्यादा ना हो, ये भगवान से प्रार्थना कीजिए। जी, कम से कम बिहार की जनता बचे, उनका भविष्य बचे, लोगों को रोजगार मिल पाए, नौकरियां मिल पाए, जैसा अभी महागठबंधन के लोग वादा करते हुए दिख रहे हैं, संकल्प प्रण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ में भारत का लोकतंत्र बच सके, कम से कम कहीं से तो शुरुआत हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।